जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। 19वें का जो तीसरा टॉपिक था, नरमपंथी व उग्रवादी चरण 1905 से 1917 तक। अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का तृतीय चरण, वो द्वितीय चरण था, उग्रवादी व गरमपंथी दल, और ये तृतीय चरण है जो 19वें टॉपिक का चौथा अध्याय, मतलब 19वें अध्याय का चौथा टॉपिक है, गांधी युग 1917 से 1947 ईस्वी तक। तो लूसेंट ऑप्शन में गांधी युग 1917 से 1947 ईस्वी तक का जो युग है उसके 20 क्वेश्चन होंगे और किरण बुक से एक्सप्लेन होगा, जिसमें आज आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947 तक, यानी 17 और 1919 दिया है किरण में। बात एक ही है क्योंकि उसमें दूसरा जो है चरण 1919 तक माना गया है, इसमें दूसरा चरण 1917 तक माना गया है। तो इससे आप गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी के गठन के बारे में पढ़ेंगे और क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में आज इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रस्तुत की। कहाँ प्रस्तुत की? चंपारण में। अब किरण बुक से एक्सप्लेन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से 1947। तो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर मोहनदास करमचंद गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे, जहां वह 21 वर्ष तक रहे। भारत वापसी के समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की। फलतः ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया। केसर-ए-हिंद। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने के क्रम मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पटरी से नीचे फेंक दिया गया। मेरिट्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी ने 1904 में डरबन में फोनिक्स फार्म की स्थापना की। फोनिक्स फार्म 1904 डरबन में। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। इसे ही राम राज्य कहते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। गांधी जी दी इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया। दी इनर टेम्पल लंदन से, ये स्कूल का नाम है, दी इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया और रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए। रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए। इस पुस्तक के अनुसार व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी आधार पर सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। गांधी जी ने भारत वापस आने पर 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के तट पर
साबरमती आश्रम स्थापित किया था। भारत में 1917-18 ईस्वी के दौरान गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित किया। थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित किया। तो ये तो कुछ गांधी जी का वक्तव्य था। अब है रोलेट एक्ट 1919। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए सन 1918 ईस्वी में गठित सर सिडनी रोलेट समिति की सिफारिशों के आधार पर सर सिडनी रोलेट समिति की सिफारिशों के आधार पर 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहें जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। यह कानून जनता की सामान्य स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था। इसीलिए भारतीय जनता ने इसको काला कानून कहकर कटु आलोचना की। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्यतः बोलचाल में रोलेट एक्ट कहा जाता था। रियल नाम रोलेट एक्ट का था द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। रोलेट एक्ट के विरोध स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया एवं सत्याग्रह सभा स्थापित की। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। सरकार ने गांधी जी के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 6 अप्रैल 1919 को हुआ और दिल्ली व पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध। फिर 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया। अंततः सरकार ने गांधी जी को बंबई ले जाकर रिहा कर दिया, परंतु आक्रोश कम नहीं हुआ और जलियांवाला बाग की घटना घटित हो गई। अगली हेडिंग है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग का नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया। मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया। रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थीं। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक जनसभा अमृतसर में जलियांवाला बाग में आयोजित की गई थी। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने इस सभा को घेर कर नियत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। जनरल डायर ने इस हत्याकांड के संदर्भ में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में लगभग 400 व्यक्ति मारे गए और 2000 लोग घायल हुए थे। इस हत्याकांड ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा परिवर्तित कर दी। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। वायसराय की
कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड के विरुद्ध बढ़ते जन असंतोष से भयभीत सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जनरल डायर के कृत्य को वैध ठहराया गया। तो ये तो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगली हेडिंग है खिलाफत आंदोलन 1919 से 1921 तक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उनके सहयोगियों द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों ने मुसलमानों के एक वर्ग को गहरा आघात पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने वचन दिया था कि वे तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार तुर्की का विघटन करने का निश्चय किया। गांधी जी असहयोग चलाने की सलाह दी। खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए और साथ साथ असहयोग आंदोलन चलाने के लिए भी तैयार कर लिया। नवंबर 1919 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी को सर्वसम्मत से सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। खिलाफत समिति के सदस्य शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी थे। खिलाफत समिति के सदस्य शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी थे। डॉक्टर अंसारी थे। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। खिलाफत और असहयोग की घटना पर एचिंसन ने कहा कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से बीड़ा नहीं पाए। एचिंसन ने कहा कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए खिलाफत और असहयोग की घटना पर। अगला है हेडिंग असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी। 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तावित किया था। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवाया था। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग को माना जाता है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। इस आंदोलन के दौरान अनेक वरिष्ठ वकीलों जैसे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद आदि ने न्यायालयों का बहिष्कार कर इस आंदोलन में भागीदारी की थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि भी वापस कर दी थी। 17 नवंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। सरकार का दमन चक्र भी आंदोलनकारियों को रोक नहीं पाया। अंततः सरकार ने कांग्रेस और
खिलाफत कमेटी पर प्रतिबंध लगाते हुए अली बंधुओं, पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद आदि लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि 1 हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़न नीतियां वापस नहीं ली गईं तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। गांधी जी वायसराय को दी गई धमकी की अवधि पूरी होने से पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हो गए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया। आंदोलन समाप्त होते ही सरकार ने 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तथा असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा दी गई। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। 1921 ईस्वी में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1921 में भारत में 1922 ईस्वी से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 ईस्वी से। अगली हेडिंग है स्वराज पार्टी का गठन। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात मार्च 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा C.R. दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर रहकर चुनावों में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना तथा मांगों के न मानने पर विधान परिषद की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना। सितंबर 1923 ईस्वी में दिल्ली में मौलाना आजाद के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। स्वराज पार्टी की राजनीति के फलस्वरूप ही भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधानमंडल में चुना जाना स्वराज्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। विट्ठल भाई पटेल का 1923-24 ईस्वी में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के हुए चुनाव में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई। स्वराज पार्टी को कलकत्ता के मेयर C.R. दास, अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद और इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए थे। 16 जून 1925 ईस्वी को C.R. दास की मृत्यु हो जाने से स्वराज पार्टी शिथिल होने लगी और स्वराज्यवादियों के असफल होने पर कांग्रेस की बागडोर पुनः गांधी जी के पास आ गई। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के संस्थापक श्रीनिवास अयंगर तथा N.C. केलकर स्वराज दल के अन्य नेता जो N.C. केलकर थे। श्रीनिवास अयंगर तथा N.C. केलकर स्वराज दल के अन्य नेता हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में विघटन हुआ
इस बार उदारवादियों ने कांग्रेस छोड़कर अखिल भारतीय उदारवादी संघ यानी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। उदारवादियों ने भारतीय उदारवादी संघ, अखिल भारतीय उदारवादी संघ। अगला पॉइंट, देशबंधु चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। तो ये तो स्वराज पार्टी थी। अगला है हेडिंग क्रांतिकारी आंदोलन। 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए जाने के बाद देश में राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में उत्साही नवयुवक निराशा में पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख हुए। इस दौर में क्रांतिकारी आंदोलन दो धाराओं में विकसित हुआ था, एक पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में तथा दूसरा बंगाल में। उत्तर भारत में क्रांतिकारी नेताओं में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर सर्वाधिक चर्चित थे। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर सर्वाधिक चर्चित थे। अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की अक्टूबर 1924 में। इसी संस्था यानी HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा था। इस घटना काकोरी कांड के नाम से चर्चित है। सरकार ने काकोरी कांड के षड्यंत्र में शामिल 29 क्रांतिकारियों को अभियुक्त बनाया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहाड़ी। इस कांड से संस्था HR का अस्तित्व समाप्त हो गया। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। HSRA अब किन बनाई 1928 में, पहले बनाई थी 1924 अक्टूबर में। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स लाहौर में रहता था। जो सैंडर्स लाहौर की 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को आतंकित करना था। 8 अप्रैल 1929 को विधानमंडल पर बम फेंका। विधानमंडल पर बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, परंतु सबसे पहले इसका नारा भगत सिंह ने दिया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। तत्पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र बचे सदस्य चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। इस प्रकार उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियों का सदैव के लिए अंत हो गया। बंगाल में शूरसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी IRA की स्थापना की थी। बंगाल में शूरसेन ने, यह संस्था चटगांव में सक्रिय थी। इस संस्था के अन्य प्रमुख सदस्य थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, प्रीतिलता वाडेदर, गणेश घोष और कल्पना घोष।
इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष और कल्पना घोष, ये चटगांव में। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को राजद्रोह के आरोप में शूरसेन बंदी बना लिए गए थे तथा 12 फरवरी 1934 को 16 फरवरी 1933 ईस्वी में बंदी और 12 फरवरी 1934 को फांसी दे दी गई शूरसेन को। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों का भयंकर दमन किया, जिसके फलस्वरूप 1932 ईस्वी तक क्रांतिकारी आंदोलन बिखर गया। तो इस वीडियो में यहीं तक, क्रांतिकारी आंदोलन तक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लूसेंट से। गांधी युग में अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो 1947 के बाद हैदराबाद को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। कश्मीर, पटियाला, मैसूर ये तो ऐसे ही मिल गए, लेकिन हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देश बंधु की उपाधि चितरंजन यानी CR दास से संबंधित है। चितरंजन CR दास से संबंधित है देश बंधु। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रस्तावित किया। 1942 में प्रस्तावित किया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में। सुमेलित कीजिए। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं। 12वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण निलंबित किया गया। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रावधान सरकार को दिया गया था? तो वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया। वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे।
1935 का अधिनियम पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। 1935 के अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। और आज का अंतिम क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। बार बार इस वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।